हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 6। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थी मित्रों, उस दिन हम लोगों ने आधा लेसन पूरा किया था, आधा लेसन बाकी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, लेखक को हमेशा छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती, वो तो सबको होती है, जैसे खांसी, सर दर्द, जुकाम, बराबर, बुखार आदि लेखक को हमेशा होता रहता था। लेकिन लेखक कभी खाट पे लेते नहीं थे। बुखार में भी वो कुछ ना कुछ साहित्य लिखते ही रहते थे। बुखार उनको कोई भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता था। बुखार में तो और भी ज़्यादा लिखते थे। लेखक कहते हैं, बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेखक कहते हैं, बुखार की भट्टी में लेखक के विचार, भाव, कल्पनाएं और भी उच्छलित हो जाती थी, और लेखक तो बुखार में भी काम करते रहते थे। लेखक कहते हैं कि बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल हो जाते थे। कोई लेखक का बदन छूकर कहता, अरे तुम्हें तो बुखार है। तब लेखक कहते, बुखार भी है और मैं भी हूँ। लेखक कहते हैं, शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। जब वह बुखार में होता था तो और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम से कम लिखने की लेखक को याद नहीं है। वह कैसे बन पड़ता था, यह निर्णय भी लेखक नहीं देना चाहते। लेखक कहते हैं कि एक बार प्रसंगवश दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं लेखक ने, जिसका नाम है सांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने के बाद, दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान लेखक ने प्लूरी में पढ़े पढ़े लिखी थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन एक मार्क में पूछा जाता है कि लेखक ने कौन सी दो कविताएं प्लूरी की बीमारी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो ये रहा लेखक ने दो बड़ी कविताएं जो सांतरम के नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देने के बाद, दो चट्टान तथा सिसिफस बरक्स हनुमान, ये दो कविताएं प्लूरी यानी कि डांट और मसूर होते हैं ना, बराबर, उसकी बीमारी, तो प्लूरी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, मेरी बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मोस्ट टाइम की कहावत है, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। ये मार के पीछे भूत भागे, ये कहावत है, बराबर। तो मार के पीछे भूत भागे, ये कहावत का मतलब है कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना। जो समस्या उत्पन्न हुई है, वो समस्या को किसी भी प्रकार से हल करना, उसका समाधान करना। तो लेखक कहते हैं तो लेखक अपना प्रयोग कैसे सिद्ध करते हैं। काम के पीछे भूत बुखार भागे। देखो, विश्राम तिवारी ने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था, ये कहावत विश्राम तिवारी ने कहा था। विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, तो मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिखाया, काम के पीछे बुखार भागे। काम के पीछे, बुखार में भी काम करते रहो तो बुखार भाग जाएगा, बुखार चला जाएगा। तो इस प्रकार लेखक बुखार में भी काम करते रहते थे, लिखने काम करते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल में पढ़ाने जाते थे। बुखार उनको कोई भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता था। लेखक को बुखार जो आया, वो उसका नमूना क्या था, बराबर, सुबह में बिल्कुल नहीं। लेखक के बुखार का नमूना क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर भी अंडरलाइन करने का बच्चों। आप के बुखार का नमूना सुबह में बिल्कुल नहीं, और शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच। लेखक का जो बुखार आता, शाम को बिल्कुल नहीं, और सुबह में बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से लेकर 102 डिग्री के बीच में रहता है। इतना ही नहीं, जब लेखक कहते हैं अभी जो बुखार आया, वो बुखार 1 दिन चला, 10 दिन, बराबर, ये भी अंडरलाइन करना, 10 दिन चला, 20 दिन, महीने भर चला, 2 महीने चला, और जुलाई आ गया। देखो, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, बराबर, कितने महीने, जुलाई महीना आ गया, पर बुखार जाने का नाम नहीं लेता। ये बुखार तपेदिक की बीमारी का बुखार था। तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी, क्षय रोग की बीमारी का बुखार था, और इस बुखार से लेखक परेशान हो गए। और लेखक ने किसकी दवा की, तो पहले तो दवा सौक्या बातु, देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर, जो दवा सौक्या बातु एक होम्योपैथिक
कर रहा था। कभी कभी सोचता था, क्या मुझे तपेदिक हो गया था। लेखक कहते हैं, क्या कभी कभी मैं सोचता था, क्या तपेदिक, तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी, क्या मुझे टीबी की बीमारी हो गई थी। तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी। तो लेखक कहते हैं, जैसे उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी। लेखक की जीवा पर जैसे सरस्वती बैठी थी। सरस्वती बैठना यानी कि जीवा, जीवा यानी जीभ पर सरस्वती बैठना, यानी कि कहीं कही हुई बात का सच होना। उस समय जैसे लेखक की बात पर जीभ पर सरस्वती बैठी थी। लेखक ने जो कहा वो सच हो गया कि जीवा पर सरस्वती बैठना, यहाँ पर ये मुहावरा है। जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। तो श्यामा का जो बुखार आ रहा था वो लेखक को आ गया। तो मैंने कहा था कि जैसे श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा हो, क्यों, मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। ज्वर यानी कि बुखार। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी, देखो लेखक ने किसका, डॉक्टर बी के मुखर्जी, यहाँ पर भी मैं अंडरलाइन करवा रही, बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा, परीक्षा यानी जांच करवा लूँ, टेस्ट करवा लूँ, बराबर, बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवा लूँ। मैंने टाल मटोल की, बात को टालने की कोशिश की, मैंने टाल मटोल की, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी कि अपनी बात, अचूक अस्त्र का उपयोग करना, अचूक अस्त्र का प्रयोग करना लेखक मानते नहीं है, इसीलिए श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कि अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। ब्रह्मास्त्र छोड़ना यहाँ पर भी अंडरलाइन, ब्रह्मास्त्र तो आगे, सॉरी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना, अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊं, क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ये श्यामा ने लेखक को कह दिया कि आप जब तक डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी जांच नहीं करवाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इस प्रकार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अचूक अस्त्र का प्रयोग किया कि खाना नहीं खाएगी तो लेखक को खुद जाना ही, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। कौन सा रोग, क्षय, क्षय यानी कि टीबी, क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा यानी उपाय उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। ये नुस्खा लेखक को कैसा लगा, मौत का परवाना यानी मृत्यु का कारण बनना। नुस्खा ये लेखक को कैसा लगा, मौत का परवाना लगा। मौत, यहाँ से मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया, क्या अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा जाने का समय आ गया। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, क्या मैं इतनी ही जिंदगी जीने के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने और इतने संकट उठाने आया था। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। लेखक तो कवि है, साहित्यकार है, लेखक तो कविताएं लिखते हैं। तो लेखक ने कहा, क्या स्वागत के साथ मेरी जाने की तैयारी भी होने लगी, बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, अभी तो मेरी जीवन की मधुशाला खुली है और खुलते ही बंद होने लगी। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी है, क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। सबसे मर्मवेदी यह प्रश्न, हृदय को छूने वाला प्रश्न यह था कि क्या श्यामा के भाग्य में विधवा होना लिखा है, वैधव्य भी लिखा है। लेखक आगे कहते हैं, यहाँ तक हमने लिया था, उसका रिवीजन भी हो गया। वहाँ आगे लिखते हैं विद्यार्थी मित्रों, जहाँ से बाकी है वहाँ से। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। लेखक को मरने से डर नहीं लगता और ये मरना लेखक को कठिन भी नहीं लगता। कठिन लगा मरने के पहले जीना। लेखक को क्या कठिन लगा, तो मरने के पहले जीना। यहाँ कठिन लगा मरने के पहले जीना, मरने के पहले अपने आप को मौत के मुंह में जाते देखते हैं, खाट पे पड़े हैं, बीमार है और अब मरने वाले हैं, ये पता चला, उसके बाद कितना कठिन लगता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन को छोड़ दूँ, ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के,
लेने को तैयार हूँ। देखो, मरने से पहले जीना लेखक को कठिन लगा। पूरे आराम का मतलब है ट्यूशन भी छोड़ना है, स्कूल में भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो तनख्वाह मिलेगी नहीं, बगैर तनख्वाह के, विदाउट सैलरी, बगैर तनख्वाह के लेनी पड़ेगी। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? लेखक को सबसे बड़ी चिंता है घर का खर्चा चलाने की। घर का खर्चा कैसे चलेगा? लेखक कहते हैं, एक मिनट, लेखक कहते हैं फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? शालिग्राम कौन है? उनका भाई, छोटा भाई है शालिग्राम। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आगे, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी ही तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम उनके छोटे भाई का नाम है। शालिग्राम कौन है? उनका छोटा भाई। आगे, शालिग्राम उनके छोटे भाई का नाम है। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। और फिर से, शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, कल शालिग्राम की भी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। शालिग्राम उनके छोटे भाई का नाम है और कल उनकी बदली भी हो सकती है, तब वो घर पे एक पैसा भी छोड़ नहीं भेज सकता है। लेखक आगे कहते हैं, और महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबें बेचने से जो आमदनी होती है वो अनिश्चित है और अनियमित है। बराबर, कभी भी वो बिक्री होती है, कभी नहीं भी होती है, कभी पैसे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कर्ज भी अदा करने से काम नहीं है। देखो, लेखक की आर्थिक परिस्थिति है कि उनका छोटा भाई जो है शालिग्राम, एक मिनट पीछे, चलो यहाँ से, बराबर, यहाँ से पूरे आराम का अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, ज़्यादा छुट्टी ले तो बगैर तनख्वाह के। फिर और शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते और कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? और किताबों की आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। कर्जा यानी कि बहुत उधार, लेखक को बहुत सिर पर बहुत कर्जा है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। श्यामा ने लेखक की बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। जैसे श्यामा को ऐसा लगा कि अगर मैं डर जाऊँगी, काँपने लगूँगी तो लेखक सहन नहीं कर सकेंगे, और इसीलिए लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा पहले तो काँप उठी, फिर दृढ़ हो गई, संभल गई, मजबूत हो गई, और पल भर में लेखक ने अनुभव कर लिया कि उसका काँपना लेखक सहन नहीं कर सकेंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। इस खबर से लेखक के माता पिता को क्या हो गया? लकवा सा मार गया, स्तब्ध हो गए, सुन के स्तब्ध हो गए, अरे ये क्या हो गया? तो लेखक के माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। लेखक के पिताजी ने क्या कहा? उनके पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, हम अपना घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। आगे लेखक कहते हैं, मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे। किताबों की बिक्री हुई, इसके थोड़े बहुत रुपए पड़े थे। उनसे दवाई मंगा ली और चार पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। लेखक कहते हैं कि मेरे पास ट्यूशन की किताबों की बिक्री के थोड़े रुपए पड़े थे, उससे दवा मंगवा ली और 4 पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हुई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे
सिर पर चढ़े कर्ज की। सबसे ज़्यादा चिंता लेखक को अपने सिर पर जो कर्ज है उसकी थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए, कर्ज के हिस्से तो जाने ही, कर्ज की किस्तें रकम तो जानी ही चाहिए, महीने महीने जो कर्जा चुकाते हैं वो तो जाना ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। लेखक के सिर पे जो कर्जा है वो कर्जे की किस्तें जो है, रकम जो है वो महीने महीने टाइम पे समय पे जानी ही चाहिए। अगर वो चूक गए तो लेखक को ऐसा लगता है कि उसका जाना, उसका छूटना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। लेखक कहते हैं श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। लेखक श्यामा के लिए पारदर्शी दर्पण थे। दर्पण यानी कि आईना, कांच जो साफ साफ दिखाई देता है। पारदर्शी यानी कि एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी दर्पण थे। सब पता चल जाता था श्यामा को। उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? उसने क्या पूछा? किसी बात से चिंतित हो? अगर तुम्हें चिंता ही सताती रहेगी तो दवा पीने से कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ट्रैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400, लेखक के सिर पे कितना कर्जा था उसके बारे में बता रहे हैं। ट्रैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्जा है, करीब 100 रुपया अन्य मित्रों का, टोटल मिला के 500 रुपया। लेखक के सिर पे कितना कर्जा है? 500 रुपये का। तो ट्रैक्स सोसाइटी के 400 रुपया और 100 रुपया अन्य मित्रों का, और कुल मिला के 500 रुपया लेखक के सिर पे कर्जा है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। जवाब दिया श्यामा ने। यह सुनकर लेखक चौंक पड़े और उठकर घूर कर देखने लगे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। लेखक ने क्या कहा? श्यामा ने लेखक को क्या कहा? लेखक के सिर पे जो 500 रुपये का कर्जा है वो कर्जे के बारे में जब श्यामा ने सुना तो श्यामा ने जो जवाब दिया ये है जवाब, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। कर्जा तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। छाती पर वज्र रखना याद रखना बच्चों, मुहावरा है छाती पर वज्र रखना। तो श्यामा ने जैसे छाती पर वज्र रखकर ही यही बात कही होगी, साहस और शक्ति का परिचय देना। छाती पर वज्र रखना, साहस और शक्ति का परिचय देना। तो लेखक कहते हैं श्यामा ने जैसे अपनी छाती पर वज्र ही रखकर ये कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। लेखक को चिंता मुक्त रखने के लिए वह जो हो सके वह सब करती थी। इसीलिए लेखक ने जब कर्जे की बात कही कि 400 रुपया ट्रैक्स सोसाइटी का मुझ पर कर्जा है और 100 रुपया करीब अन्य मित्रों का, कुल मिलाकर 500 रुपये का कर्जा है, तब श्यामा ने कहा कि कर्जा तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यह सुनकर लेखक स्तब्ध रह गए और चौंक पड़े और उठकर घूर कर देखने लगे। श्यामा लेखक को चिंता मुक्त रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेखक कहते हैं आगे, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। लेखक ने जैसे तपेड़ी की बीमारी, ऐसा डॉक्टर ने कहा, तो जैसे मरने के विचार लेखक को आने लगे। मरने के लिए लेखक ने अपने आप को छोड़ दिया था तो ये लेखक को एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक कहते हैं मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना ही चाहिए, मुझे जीना पड़ेगा। किसके लिए? श्यामा के लिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी मरने योग्य नहीं रहा। श्यामा के लिए श्यामा के लिए लेखक सोचने लगे कि श्यामा के लिए मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। क्या कहा? कभी करने के योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? अगर जिंदगी भर मैंने श्यामा के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ करने के योग्य ही नहीं रहा, और अब मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने के बाद भी मेरे सिर का जो कर्जा है 500 रुपये का कर्जा वो भी वही चुकाए, तो मेरे जैसा जघन्य अपराधी दूसरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त
करूँगा। आज तक जीवन में श्यामा के लिए कुछ नहीं किया और अब मरने के बाद भी श्यामा के सिर पे कर्जा छोड़ के जाऊँ तो मेरे जैसा जघन्य अपराधी कोई नहीं। तो लेखक ने निश्चय किया, नहीं, मुझे जीने का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। एक रात जैसे लेखक को किसी ने कानों में कहा कि एक रास्ता अब भी है। लेखक को 15 दिन के ही इलाज में लेखक का बटुआ खाली हो गया। खाली 15 दिन के इलाज में लेखक का बटुआ यानी कि पर्स, 15 दिन के इलाज में लेखक का बटुआ खाली हो गया। डॉक्टर BK मुखर्जी ने जो जो दवाई लिख दी, वो दवाई लेखक 15 दिन की दवाई लाए, उसमें तो सब पैसे खर्चा हो गए। लेखक कहते हैं, मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि घर बेचने के लिए तैयार, मेरी दवाई करने के लिए पिताजी अपना घर बेचे, ये मैं कदापि नहीं चाहूँगा। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया है। तो पिताजी ने जो घर बनाया, मेरी बीमारी ठीक करने के लिए पिताजी अपना घर बेचने के लिए तैयार हो जाए या अपना घर बेच दे, ये मैं कदापि नहीं चाहूँगा। क्योंकि पिताजी ने अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए, और चाहे भूखा नंगा ही क्यों बैठना पड़े, एक शरण स्थल, एक घर बनाया है। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। घर से वंचित हो जाए, बराबर, घर से वंचित होने का कारण बनना नहीं चाहता। वो मेरे लिए अपना घर बेच दे, ये मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। उनको अपने घर से वंचित करने का कारण नहीं बनूंगा। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बनना। ये भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को भी अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग, अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना। ना जाने राम कहाँ लागे माटी। लेखक कहते हैं, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे एक रास्ता दिखाई दिया। लेखक कहते हैं, एक दिन मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। मैं किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैं श्यामा के लिए कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया, शक्ति भी दी। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। लेखक कहते हैं कि मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो BK मुखर्जी ने क्या कहा, इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ या पूछूं, उन्होंने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। BK मुखर्जी ने क्या जवाब दे दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, ऐसा जवाब लेखक को दे दिया। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि लेखक ने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास सीधे जाकर कह दिया कि मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, आपका इलाज बहुत महंगा है, बराबर, आपका इलाज मैं नहीं करवाना चाहता क्योंकि आपका इलाज बहुत महंगा है। तो BK मुखर्जी ने उनको क्या जवाब दे दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचित किया। लेखक को जैसे डॉक्टर BK मुखर्जी ने एक चुनौती दी, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, अब पैसे बिना पैसे के तो दवा मैं नहीं दूंगा, मैं आपकी सारवार नहीं करूँगा। तो जैसे जाओ मरो शब्द को जाओ मरो ऐसे शब्द ने लेखक को जैसे शक्ति दी, बल दिया और चुनौती दी कि जाओ मरो कैसे, मुझे जीना पड़ेगा, श्यामा के लिए जीना पड़ेगा, जीने के लिए चुनौती दी। लेखक कहते हैं, जाओ मरो शब्द ने मुझे संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया और इस शब्दों ने मुझे बल दिया। इतना बल तो
किसी से भी नहीं आया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी मुक्ता प्रसाद। यहाँ पर एक मिनट, लड़कपन यानी कि बचपन में मेरे पड़ोसी एक मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी का, लुई कुना, यहाँ लुई कुने के पानी के इलाज से, लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाट लेने का विधान था। देखो, लेखक लुई कुने के पानी का इलाज में क्या है, लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया किसने, बाबू मुक्ता प्रसाद ने। तो इस बीमारी के इलाज में क्या करना है, तो मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाट लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, किसमें, एलोपैथी में, याद रखना, एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। लेकिन कुने के इलाज में चिकना खाना मना था, ऑयली खाना मना था। सिर्फ कुने के इलाज में क्या है, तो कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ अधिक आदि पर रहना था। फिर से, कुने के इलाज में चिकना खाना मना था, ऑयली बिल्कुल नहीं खा सकते, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर ही रहना था। न दवा, न कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। तो लुई कुने के पानी के इलाज किसने बताया, तो बाबू मुक्ता प्रसाद जी ने। लेखक कहते हैं यह इलाज उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस इलाज में ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाट लेना था। एलोपैथी की दवाई में तो क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि अधिक खाना पड़ता था। लेकिन कुने के इलाज में चिकना खाना बिल्कुल मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, भीगे चने और गेहूं आदि ही खा सकते थे। न दवाई पर कुछ खर्चा था और न खुराक पर कुछ खर्च थी। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। यही इलाज लेखक की स्थिति के अनुकूल था और कामकाज भी साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिक्स बात आरंभ किया। लेखक ने डॉक्टर बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिक्स बात आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। लेखक स्कूल भी जाने लगे, सिर्फ रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। श्यामा ने, लेखक अभी जो इलाज करवा रहे हैं, इलाज का विरोध नहीं किया। जीवन भर लेखक जो भी मार्ग पर चले उस मार्ग को उसने क्या कहा, स्वस्ति पंथा। लेखक को उसने क्या कहा, स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे वो भी चली। आगे, मेरे पीछे वो भी चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। उसने अपनी इच्छा बल से मुझे अपने रास्ते पर रुकने भी नहीं दिया। बहुत सेवा चिकित्सा करने लगी, सारवार करने लगी। और आगे, सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। देखो, लेखक तो कवि है, इसलिए बीच में कविता की एक पंक्ति लिख दी कि राह पकड़ कर तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। श्यामा ने अपने सारे रोगों को कील दिया, यानी कि दबा दिया, मार दिया। लेखक का इलाज जितने दिन चला उतने दिन श्यामा ने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। श्यामा लेखक की बीमारी ठीक करने के लिए जी जान से लगी है, उसकी सेवा करती है, बराबर सहयोग देती है। लेखक कहते हैं कि जितने दिन लेखक का इलाज चला, जैसे श्यामा ने अपने सारे रोगों को कील दिया, दबा दिया
और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। श्यामा की इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों के प्रति लोगों से लड़ने के लिए जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, अपने आप को नियंत्रण में रखना, आत्मनियंत्रण, कंट्रोल में रखना अपने आप को, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, अपनी इच्छा को भी दबा दिए, इच्छा बल की लेखा को ठीक करना, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। श्यामा ने बहुत अपने आप को नियंत्रण में रखा, अपना आत्मनिग्रह किया, इच्छा बल और हठ योग लेखक को ठीक करने के लिए हठ रखी थी। समझ में नहीं आता मैं उसका नाम क्या दूँ, बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। उसने क्षय ज्वर से अपने क्षय ज्वर से, ज्वर यानी कि बुखार, क्षय यानी कि टीबी, क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। मोस्ट IMP है बच्चों यहाँ पर। लेखक ने एक मिनट, हम अपने क्षय, एक मिनट, ओके, फिर से, अपने क्षय ज्वर से मुक्त होकर मैंने सामान्य भोजन किया। कौन सी तारीख? 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठ सकी। फिर से, जिस दिन लेखक की टीबी की बीमारी ठीक हो गई, बुखार चला गया, ठीक सामान्य भोजन किया। लेखक पहले जैसा खाते थे, अच्छे थे, तब सब खाने लगे, सामान्य भोजन किया। कौन सी तारीख? 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन श्यामा भी बीमार पड़ी, चारपाई पर गिरी यानी कि बीमार पड़ी, फिर नहीं उठ सकी, ठीक नहीं हो सकी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद, कितने दिन? 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद, 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। लेखक को ठीक करने के लिए श्यामा ने क्या नहीं किया। जिस दिन लेखक ठीक हुए, सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल तारीख है 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन श्यामा बीमार पड़ी। कितने दिन बीमार रही? 16 दिन बीमार रही। 16 दिन रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 216 दिन बीमार रही और 17 नवंबर 1936 को श्यामा की मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे, कितना महीना? 18 महीना। लेखक 9 महीने बीमार रहे और उसके बाद श्यामा बीमार रही। तो श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। 18 महीनों में लेखक को और श्यामा को दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपने ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। लेखक कहते हैं कि मेरी बीमारी, विवाहित जीवन के 18 महीने लेखक और श्यामा दोनों को मौत से संघर्ष करना पड़ा। लेखक कहते हैं मेरे संघर्ष में, लेखक जब बीमार थे, बीमारी के संघर्ष में श्यामा ने इतनी मंगल कामना की, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया कि इतनी अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि इस मौत के संघर्ष में, बीमारी के संघर्ष में लेखक जीत गए। पर लेखक कहते हैं कि मेरी ओर से भी, मैंने भी श्यामा की बीमारी ठीक करने के लिए बहुत शुभकामनाएं की, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा की, बहुत अपने आप को दिया, पर श्यामा जीत नहीं सकी। श्यामा हार गई, नहीं विजयी नहीं हो सकी, रोग से हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। तो इस प्रकार लेखक बीमार थे तो ठीक हो गए,
लेखक को लगा जैसे मेरी बीमारी श्यामा ने खुद ले ली, और इसलिए इस पाठ का टाइटल दिया गया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हुआ। बाकी जो है स्वाध्याय चर्चा अगले वीडियो पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू।